तो यहाँ जूही और जिन्वू पार्क में आए होते हैं। तब जूही कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा बदल चुके हो जिन्वू, और मुझे देखो, मैं अभी भी वही हूँ। अभी तक बहुत कुछ हुआ है और सबके लिए एक्सपीरियंस अलग अलग काम करता है। तुमने सही कहा, और मुझे लगता है कि मैं हंटर बनने से डरती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से काम कर सकूं, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरे रैंक के हिसाब से मुझे ए या फिर कम से कम सी रैंक के डंजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर मैं फिर भी डी और ई रैंक में ही काम करती हूँ। पर मुझे खुशी है कि इस तरह मुझे तुम मिले, जिसे मैंने बार बार हील किया। पहले तो मुझे इससे बहुत गुस्सा आता था कि तुम बार बार क्यों इंजर हो जाते हो, पर तुम हमेशा किसी ना किसी तरीके से सरवाइव करते रहे। हमने एक बार बाहर जाने का वादा किया था ना, तो अब मैं तुम्हें ये वापस दे रही हूँ, क्योंकि मैं हंटर की जॉब से रिटायर हो रही हूँ और अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ। तो अगर तुम कभी भी उस एरिया में आए तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें वहां पर घुमा दूंगी। तो अगर मैं वहां पर आऊंगा तो मैं तुम्हें फिर से बाहर जाने के लिए इनवाइट करूंगा। तब जूही गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। तब जिन्वू वू की बातों को सोच रहा होता है, जिसने उससे कहा था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसे ई रैंकर ने कैंग जैसे बीर एंकर को हरा दिया। वैसे तो तुम रीअवेकनिंग के लिए पहले ही एग्जामिन कर लिए गए हो, पर मैं तुम्हें एक बात के लिए वार्न करना चाहता हूँ कि अगर तुम लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान रखना होगा आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। हंग डोन सुक जो मारा गया था, उसमें सिर्फ तुम और एक डी रैंकर ही बचा था, और अब उसका छोटा भाई होंगडोन सुक तुम दोनों को टारगेट कर रहा है। तो वो एस रैंक हंटर अब मेरे पीछे है। तुमने सही कहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर वहां क्या हुआ था। वो तो बस उन लोगों को ढूंढ रहा है जो वहां से बच गए थे, ताकि वो अपने भाई का बदला ले सके। एस रैंक हंटर के सामने कोई भी कानून बेकार है, और उनके पास ये ताकत है कि वो किसी भी कंट्री को तबाह या फिर बचा सकते हैं। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो एस रैंक वो मॉन्स्टर्स है जिनसे खुद मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ जिन्वू सोचता है, अब जब वो एस रैंक हंटर मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। और तब यहाँ अगले दिन जिन्वू और यो एक गेट के पास चले जाते हैं, जहां जिन्वू अपनी टीम को लेकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तभी वो कहता है, मैंने यहां पर उन लोगों को चुना है जो कि हंटर्स तो है पर किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे, या फिर उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें सी रैंक गेट के लिए मिनिमम 8 लोगों की जरूरत है। पर रुको, तुम यहां पर एक बच्ची को भी लाए हो। वैसे अगर आपके पास पावर है तो किसी माइनर को रिक्रूट करने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। तब हान कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूं, पर तुम एक हाई स्कूल में पढ़ती हो, और क्या तुम्हारे पास रेड पर जाने का कोई एक्सपीरियंस भी है? तब वो मना कर देती है। तब जिन वो कहता है कि तुम ई रैंकर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने सही कहा, क्योंकि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा रहा है, तो सिर्फ मैं और यही है जो डंजों को क्लियर करेंगे। तब एक पर्सन कहता है, क्या सच में तुम दोनों अकेले जाकर इसे क्लियर कर लोगे? और सिर्फ बाहर रहने के ही हमें 3 मिलियन मिलेंगे। तुमने सही कहा, तुम्हें हर गेट के 3 मिलियन मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी डील है, क्योंकि तुम्हें तो लड़ाई भी नहीं करनी पड़ रही है। पर तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें हमारे तय किए हुए अमाउंट से 10 गुना वापस देना होगा था। जिन्वू सोचता है, कैंग को हराने के बाद मुझे ये स्ट्रेंथ स्टोन मिला था, शायद इसे यूज करने का वक्त आ चुका है। और तब वो उसे जैसे ही तोड़ता है, तभी हम देखते हैं उसके अंदर स्टेल्थ की पावर आ जाती है, जिससे कि वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है। तब यो वहां पर तैयार होके आ जाता है। तब जिन्वू उसे नीचे गिराकर कहता है, आखिर का तुम ये क्या चीज पहनकर आ गए हो? जल्दी से जाओ और इसे उतार कर आओ। तो ये उस चीज को उतार देता है। तो गेट के अंदर जाते हुए जिन्वू कहता है, तुमने अभी भी इस चीज को सिर पर पहन रखा है, कम से कम मुझे ये हेलमेट तो पहनने दो। जिन्वू उसकी बात को मान लेता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तब उनकी टीम का एक मेंबर कहता है, क्या सच में ये दोनों अकेले इस गेट को क्लियर करने वाले हैं? तब दूसरा पर्सन कहता है, हमने इन वन किया था और वैसे भी हमें हमारी पेमेंट पहले ही मिल चुकी है, तो क्या ही फर्क पड़ता है? तब एक पर्सन कहता है, एक डी और ई रैंकर मिलकर एक सी रैंक डंजों को क्लियर करेंगे। ये दोनों सच में पागल हैं, जिन्हें ये एहसास ही नहीं हो रहा कि आखिरकार ये क्या करे जा रहे हैं।
तो यहाँ वो लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है, एक नॉर्मल स्ट्राइक टीम को डंजों को क्लियर करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, और अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। लगता है हमें थोड़ी और देर वेट करनी पड़ेगी, तभी यो भागते हुए बाहर आ जाता है। तब एक पर्सन कहता है, तो ये डर के मारे भागकर वापस आ गए, ये तो शुक्र है कि ये दोनों जिंदा है। तब एक पर्सन कहता है, ये भागकर वापस नहीं आए हैं, देखो वो गेट बंद हो रहा है, जिसका मतलब इन्होंने बॉस को हरा दिया है। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तब वो लोग अगले गेट की तरफ बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं जिन वो अगले गेट में अपने आप को और ज्यादा लेवल अप कर लेता है। तो वो लोग अगले दिन और ज्यादा गेट्स के अंदर चले जाते हैं, जहां जिन्वू का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो वहां जिन्वू अपनी नई टेक्निक को यूज करके अपने दुश्मनों को मार देता है। तो ये सोचता है, ये इतने टाइम से ये स्किल को छुपा रहे थे, दोस्तों सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तब जिन्वू सोचता है, स्टेल्थ स्किल सच में कमाल की है, चाहे इसे हासिल करने में ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, पर इसे इस्तेमाल करने में सच में बहुत मजा आ रहा है। और तब हम देखते हैं उसकी डैश स्किल लेवल अप हो जाती है और उसे कुछ नई स्किल्स भी मिल जाती है, जिससे वो अपने एक मुक्के से ही एक मसू को बीच में से फाड़ देता है। तब वापस सब को हराने के बाद जिन्वू सोचता है, मेरे पास बहुत अच्छी सी स्किल्स आ गई है, पर अभी मेरे पास इतना मैजिक नहीं है कि मैं इन्हें ज्यादा देर यूज कर सकूं। लगता है मुझे अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी पर काम करना होगा। और अब जब चीजें इतनी स्मूथली जा ही रही है, तो शायद मुझे डेमन कैसल जाना चाहिए, पर रुको, अभी मैं बी और ए रैंक के बीच में हूं, तो क्या मैं सच में उस डंजों को क्लियर करने के लायक भी हूं? तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जहां लिखा होता है कि प्लेयर एक रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच चुका है, तो उसे एक जॉब चेंज क्वेस्ट दिया जा रहा है। तब यहाँ व्हाइट टाइगर ऑर्गेनाइजेशन में वहां के मैनेजर को उसका एक साथी सी रैंक गेट्स के बिकने की रिपोर्ट देता है। तब मैनेजर कहता है, आखिरकार वो है कौन जिसने 150 मिलियन में सी रैंक गेट्स को खरीद लिया है। एक न्यू स्ट्राइक टीम आई है जो कि मार्केट रेट से डबल पैसे देकर सी रैंक गेट्स को खरीद रही है, और उसका लीडर यो जिन्हू है। इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये योजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का छोटा बेटा है। लगता है कोई अमीर बच्चा हंटर खेल रहा है, पर रुको संग जिन्वू आखिर का ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और सोचता है ये नाम तो डबल डंजो के टाइम भी सामने आया था। लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। तब यहाँ जिन्वू और यो एक और गेट को क्लियर करके बाहर आ जाते हैं और वहां से अगले गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब यहाँ मैनेजर का साथी कहता है, तो आपके कहने का मतलब है कि जिन्वू की री अवेकनिंग हुई है, पर आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगता है? पहली बात तो यह है कि जिन्वू 3 बार सबसे खतरनाक जर में फंसा है और वो हर टाइम बच गया है। पहला था डबल डंजो, दूसरा जहां डोसू की टीम गायब हो गई थी, और तीसरा कैंग वाला डंजो जिसमें उसे मार दिया गया। हर बार बहुत से लोग मारे गए, पर हर बार वो किसी ना किसी तरीके से बच गया। और इसका एक ही जवाब हो सकता है कि उसकी री अवेकनिंग हुई है, पर आखिरकार अब हम लोग जाग आ रहे हैं। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? हम लोग एक ताकतवर हंटर को अपनी साइड करने जा रहे हैं। और तब वो जिन्वू के गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग सभी लोगों को आराम करता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। तब हान कहती है, आपको यहां पर नहीं आना चाहिए, ये जगह खतरनाक है। तब एशर कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तो यहां पर हंटर्स को देखकर थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, इस वजह से यहां आ गया। ये एक गेट है ना, क्या इसके इतने करीब रहना सही रहेगा? तब हान कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं एक हंटर हूं, तो क्या तुम स्ट्राइक टीम का हिस्सा हो? तब हाना कहती है। तब मैनेजर सोचता है, तो क्या इसका मतलब जिन्वू इन सभी को यहां बाहर छोड़कर अकेला अंदर गया है? तो अगर मैं सही सोच रहा हूं तो लगता है इस बार मेरे हाथों में बहुत बड़ी चीज लग गई है। तब मैनेजर और उसका साथी वहां से चला जाता है और हम देखते हैं जिन्वू डंजों को क्लियर करके बाहर आ जाता है। तब जिन्वू इसे कहता है, कल का शेड्यूल क्या है? क्योंकि अभी अभी मुझे याद आया है कि कल मुझे थोड़ा काम है, तो मैं एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूं। वैसे तो मैंने कुछ गेट्स रिजर्व कर रखे हैं, तो क्या मैं उन्हें कैंसिल कर दूं? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वैसे मैं इन्हें 2 दिनों तक और होल्ड करके रख सकता हूं। ठीक है, फिर इन्हें थोड़ा होल्ड करके रखो। तब हम देखते हैं वो मैनेजर अभी भी उनकी बातें सुन रहा होता है। तो यहाँ इस रैंकर चोई को एक सपना आ रहा होता है, जहां वो जेजू आइलैंड की आर्च के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा डर जाता है।
तब वो एक फाइल उठाता है जहां पर दोबारा से जेजू आइलैंड पर हमला करने का प्लान लिखा होता है। तब यहां शाम को वो मैनेजर जिन्वू से मिलने आता है और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तब कॉफी पीते हुए वो मैनेजर कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि आपने व्हाइट टाइगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर सुना होगा। वो इस कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग हमेशा न्यू टैलेंट्स को ढूंढते रहते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो मैं चाहता हूं कि आप हमें ज्वाइन करिए और उसके बदले में हम आपको योजन कंस्ट्रक्शन से डबल पैसे देने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको कुछ और चाहिए तो हम वो भी कर देंगे। और सोचता है जो ऑफर मैंने अभी अभी इसे दिया है उसे ये कभी मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही रैंक हंटर के लिए ये बहुत ज्यादा है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे हेडक्वार्टर की वैल्यू क्या है? शायद मेरे हिसाब से 50 बिलियन के करीब होगी। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे वो हेडक्वार्टर देने वाले हो? मैं कुछ समझा नहीं। तब जिन्वू उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वो सच में आपको 30 बिलियन दे रहे हैं? ये वही प्राइस है जो योजन कंस्ट्रक्शन मुझे दे रही है। तो अगर आप इसका डबल देना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको वो 50 बिलियन वाली बिल्डिंग मुझे देनी होगी। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो। मुझे आपकी बातों पर यकीन है, पर ऐसा ऑफर बिना अपनी सुपरवाइजर से बात किए नहीं दे सकता। तो फिर हमारे लिए बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तब वो मैनेजर सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी है। मुझे पहले इसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लेना चाहिए था। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में पता कहां से चला? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तो मैनेजर जैसे ही साइड में मुड़ता है, हम देखते हैं जिन्वू वहां से गायब हो चुका होता है और वो उसके चेहरे पर एक कट लगा देता है। तब वो मैनेजर सोचता है, ये तो एक स्टेल्थ स्किल है, तो शायद इसी वजह से योजन कंस्ट्रक्शन इसे इतना पैसा दे रही है। तब वो मैनेजर कहता है, मुझे माफ कर देना कि मैं आप पर नजर रख रहा था, पर मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हमें न्यूली रिक्रूट हंटर्स को ट्रेनिंग के लिए डंजों में भेजना था, पर किसी ने पहले ही उन सभी गेट्स को खरीद लिया। तब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हुए मैंने आपका नाम वपर पड़ा। आखिरकार मेरे बारे में और कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा साथी ही इस बारे में जानते हैं। मैं अभी सभी के सामने नहीं आना चाहता, तो अगर लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा तब मेरा सबसे पहला शक आप दोनों पर ही जाएगा। वैसे तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन को एक रिपोर्ट देनी होती है, पर मैं उसके चक्कर में मरना नहीं चाहता हूं और मैं अपने साथी को भी इस बारे में बता दूंगा। तजन वो उसके सामने आ जाता है और कहता है, तो आपके मुताबिक सी रैंक गेट्स को खरीदने की वजह से ही प्रॉब्लम आई है ना? पर अब हमें इस चीज की जरूरत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, तो चलो फिर एक डील करते हैं। मैं आपको अभी के अभी 3 सी रैंक गेट्स को बेच दूंगा और अगर आप इसे खरीद लेंगे तो आपके पास ट्रेनिंग के लिए 3 सी रैंक गेट्स होंगे। ठीक है, पर आप उसे कितने में बेचना चाहते हैं? एक गेट के मैं 300 मिलियन लूंगा। एक अच्छे दिन में एक गेट से सिर्फ 200 मिलियन के ही मोनो क्रिस्टल्स निकलते हैं। तो क्या आप अपने प्राइस को 200 मिलियन तक कर सकते हैं? तो जिन्वू उस डील के लिए मान जाता है और कहता है, तो अब 3 सी रैंक गेट्स 600 मिलियन के लिए आपके हुए, तो इस पर कल तक पैसे भेज देना। और क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद और मुंह को खुला रखेंगे? और तब हम देखते हैं जिन्वू उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है, जिससे उसका कट गायब हो जाता है। तब मैनेजर कहता है, अगर आपने मुझे इतना सब कुछ दिखाई दिया है तो क्या मैं ये समझ सकता हूं कि आपको मुझ पर भरोसा है? जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तब तक तुम ऐसा समझ सकते हो। तब जिन्वू वहां से चला जाता है। तब मैनेजर का साथी आकर उसे इस सब चीजों के बारे में पूछने लगता है। तब अगले दिन यू कहता है, बॉस हमें 600 मिलियन आ गए हैं। आखिरकार आपने इसे इतने अच्छे प्राइस में कैसे बेचा? और आखिरकार किसे बेचा? इसे सीक्रेट ही रहने दो। तब अगले दिन मैनेजर को पता चलता है कि उनके आसपास और सी रैंक गेट्स अपीयर हुए हैं, जो कि काफी कम दामों में मिल रहे हैं। तब मैनेजर सोचता है, मैं सिर्फ उसे यहां लाने में ही फेल नहीं हुआ हूं, बल्कि उसने मुझे हक भी लिया है। ये तो सच में बहुत खतरनाक बात है। मेरे हिसाब से अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तभी उसे जिन्वू की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा होता है, अब हम दोनों बराबर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं अब भूल जाऊंगा कि तुमने कभी मुझ पर नजर भी रखी थी। तब एंजर कहता है, अब मुझे
समझ में आया तो ये उसका फेवर है, इस बंदे के साथ सच में पंगा नहीं लेना चाहिए। और सोचता है चाहे इसने मुझे ठग लिया है पर कम से कम मेरे पास इसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आ गई, तो अभी के लिए मेरे लिए इतना ही काफी है। तो यहां जनवू जॉब चेंज क्वेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।